हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, मैं आप सभी का चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जितने भी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आज से मैं आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं पहली यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं। सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है, सिलेबस वाला वीडियो। क्या आप लोगों का सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको किस तरीका से क्वेश्चन करते हैं, कितने कितने अपने पेपर होते हैं, कितने नंबर का अपना प्रैक्टिकल होता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से पूछे जाते हैं, हमको आंसर कैसे देने होते हैं, वो सारी चीजों का वीडियो मैं बना चुका हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, पूरा सीक्वेंस बता दिया, सिलेबस बता दिया, पेपर बता दिए, कौन से पेपर कितने नंबर का, प्रैक्टिकल कितने नंबर के हैं, कितना टाइम एग्जाम में पेपरों को सॉल्व करने के लिए मिलता है हम लोगों को, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चनों को कैसे एग्जाम में जवाब देना है, उन सबका वीडियो मैं बना चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। अब इस लेक्चर से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट चालू कर रहा हूं, ठीक है ना। आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे से जुड़ जाओ और आप लोग इस लिंक को जितने भी अपने फ्रेंड हैं उन सभी के बीच में शेयर कर देना, ठीक है ना। आप लोग, क्योंकि आप लोग एक बेस्ट कोचिंग संस्थान को, बेस्ट लेक्चरर को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना। आप लोगों का जो रिजल्ट है आप लोग देखना, कंपेयर टू और सब्जेक्ट के नंबर 1 पर आपकी केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जो स्टूडेंट पढ़ के निकल चुके हैं, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ चुके हैं, पढ़ के निकल चुके हैं, उनका रिजल्ट देखो, नंबर 1 पर अपना केमिस्ट्री का रिजल्ट रहता है। और वो तो आपको जैसे जैसे मेरे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। जितनी भी अपनी क्वालिटी हो सब चीज का आपको जैसे जैसे मेरे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। मैं फिर बता देता हूं, कोई भी टॉपिक मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा, किसी भी टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए उठाऊंगा, उसको बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब बिल्कुल टेंशन मत करो, सारा पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा देता हूं, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फिजिकल केमिस्ट्री। 15 जनवरी तक, लगभग 15 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। एग्जाम कभी भी, उससे कोई मतलब नहीं। 15 जनवरी तक तो आप ये बोल दोगे कि सर हमारी एग्जाम तो आज ही लगवा दो, 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस करवा दूंगा, तब आप ये बोलोगे सर हमारी एग्जाम तो आज ही लगवा दो, ठीक है ना। तो आप तो बिल्कुल बस ज्वाइन करो, आराम से देखते चलो। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों की क्लास डाल रहा हूँ, मैं ऐप पर क्लास ले रहा हूँ। बीएससी की जो और क्लास है वो ऐप पर चल रही है, बीएससी फर्स्ट ईयर की भी ऐप पर चल रही है, तो आप लोग देख लेना। अभी तो आप लोगों को जब मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊं, तो जितने दिन यूट्यूब पर पढ़ाऊं, जब यूट्यूब पर पढ़ लो, और जैसे ही मैं ये बोल दूं कि भाई अब ऐप पर आ जाओ, तो बिल्कुल आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप प्ले स्टोर में जाओगे आप, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज जैसे जाओगे तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर मैंने वीडियो डाल रखे हैं, पीडीएफ डाल रखी है, वो सारी चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज आपको मिल जाएंगी, इसलिए जितनी दिन मैं आपको इस यूट्यूब पर पढ़ाऊं, जब तक तो आप यूट्यूब पर पढ़ो, और जैसे मैं ऐप की बोल दूं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना और ऐप पर आ जाना। मैं फिर बता देता हूं, ऐप का नाम है, प्ले स्टोर में जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस सर्च कर लेना, ठीक है ना। चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस जैसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बस उसको डाउनलोड कर लेना और आप ऐप में देख लेना, वीडियो पीडीएफ सब चीज वहां पर डली हुई है अपनी, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन होता है हमेशा, हम 9th क्लास से आते हैं तब ये क्वेश्चन पुट होने लग जाता है कि रिएक्शन 9th में भी थोड़ी बहुत रिएक्शन पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में, 12th में, बीएससी में, रिएक्शन ही रिएक्शन। तो आखिरकार ये रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मैं टॉपिक को बिल्कुल जड़ से ही उठाता हूं, मैं बिल्कुल रिएक्शन से ही उठाता हूं, आखिरकार रिएक्शन का मतलब क्या होता है। इतने दिन से पढ़ते हैं रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, आज आपका रिएक्शन का जो टॉपिक है बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा इधर देख लेना। जो कुछ चीज ऐसी होती है जो हमको जूनियर सीनियर में नहीं पढ़ाई जाती है, अब देखो कि बीएससी के अंदर उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा सारी चीज। तो पहले जो चीज हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आखिरकार रिएक्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वे में रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिएक्शन को करने का पैटर्न कैसे होता है, हम कैसे रिएक्शनों को करें कि जिससे कि हमारी सारी चीजें आके जाके सिंपल हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन होती है, आप एक रिएक्शन में रट्टा मार सकते हो, 2 में रट्टा मार सकते हो, 3 में रट्टा मार सकते हो, लेकिन अगर आपको पता लगा कि रिएक्शन 1000 है, 2000 है, ठीक है ना, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, तो वहां तक रट्टा मारना पॉसिबल नहीं होता, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो क्यों ना हम कॉन्सेप्ट से लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया तो एक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो क्या तो उसके लिए 1000 रिएक्शन, क्या 2000 रिएक्शन। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, सारी चीजें सिंपल हो जाती है हमारी। चलो ठीक है, करते हैं अभिक्रिया से शुरुआत। तो देखो यहाँ पर मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ रिएक्शन, मतलब आपकी अभिक्रिया। पहला टॉपिक ले रहा हूँ मैं रिएक्शन, आपकी अभिक्रिया। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको मैं लेक्चर फर्स्ट कर देता हूँ। ये इस क्लास का कौन सा लेक्चर होगा? अपना फर्स्ट लेक्चर होगा, पहला लेक्चर अपना, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने ले ली अभिक्रिया। अभिक्रिया का
मतलब समझते हैं बिल्कुल एक कॉमन एग्जांपल से। तो अपनी तरफ से मैं कोई एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो इधर देखो, अपनी तरफ से मान लिया कि माना कि कोई स्टेप ए और बी है, ठीक है ना, और ये रिएक्शन किससे कर रहा है, सीओडी से। मतलब इधर देखो आप लोग ध्यान से, ये कौन है अपना ए बी और ये कौन है सी डी, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम एक चीज जानते हैं कि रिएक्टेंट किसका निर्माण करते हैं, प्रोडक्टों का। हम जानते हैं शुरू से 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा देते हैं कि जो रिएक्टेंट होता है, जो क्रियाकारक होता है, वो किसका निर्माण करता है, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट का। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। लेकिन आप लोगों को पता है इस रिएक्टेंट में भी दो स्टेप है, एक तो ये रहा आपका, एक ये रहा, तो इनके भी तो कुछ ना कुछ तो नाम होते ही होंगे, ठीक है ना भाई। हम ये बोलते हैं इस पूरे को हम क्रियाकारक रिएक्टेंट बोलते हैं, और हम ये पढ़ते हैं कि भाई पूरा क्रियाकारक रिएक्टेंट होता है और किसका निर्माण करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। लेकिन आप गौर से देखो उसमें भी तो कुछ स्टेप है, एक स्टेप आपका ये रहा, एक स्टेप ये रहा, तो इनको क्या बोलते हैं, तो वो चीज मुझे ध्यान से समझानी है। मतलब क्रियाकारक में कितने स्टेप होते हैं, दो, एक तो ये रहा और एक आपका ये रहा। मतलब एक तो कौन सा होगा, राइट, और ये तो कौन होगा, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड है, राइट साइड, ठीक है। तो मैं इनको बता देता हूं इन दो स्टेपों को हम क्या बोलते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लस के इधर वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, क्रियाधार। प्लस के इधर वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, क्रियाधार। और इस वाले स्टेप को हम बोलते हैं अभिकर्मक। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, और इसको बोलते हैं रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लस के इधर वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, क्रियाधार, सबस्ट्रेट। प्लस के इधर वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, रिएजेंट। क्रियाधार और अभिकर्मक इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी बोल रहा क्रियाकारक, क्रियाकारक, तो क्रियाकारक का मतलब समझ लो, क्रियाधार और अभिकर्मक मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्रियाकारक का मतलब रिएजेंट का, सॉरी रिएक्टेंट का। तो देखो ये इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट। इधर देख लो एक बार फिर देख लेना, ये कौन है, ए बी, रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, सीओडी के साथ। अब सुनो मेरी बात, इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, क्रियाधार, इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। मतलब इसको सबस्ट्रेट, इसको रिएजेंट, और एक क्रियाधार व अभिकर्मक इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। चलो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो कोई ऐसी चीज होगी जो प्रोडक्ट से बाहर निकलेगी, वो भी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो देखो रिएक्शन का सबसे बेस्ट पैटर्न है, करने का सबसे बेस्ट पैटर्न है, जो नॉर्मल वे में सभी लगभग 70-80% रिएक्शनों पर लागू होता है, कि किसी भी रिएक्शन को जो आपको लिए दे रखी है करवाने के लिए, उसको प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। प्लस माइनस में कैसे तोड़ोगे अभी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। तो इधर देखो बोर्ड पे, जैसे कि मैंने क्या बात बताई है कि रिएक्शन करने का सबसे बेस्ट पैटर्न कौन है, प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। तो देखो इधर की तरफ मैं अपनी तरफ से ये मान रहा हूं, देखो पहले तो ये बंद है, ये बीच में कौन है, बॉन्ड। और आप लोगों को पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जूनियर सीनियर में पढ़ा देते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो सुनो मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूं कि ए से ज्यादा, अपनी तरफ से मान रहा हूं कि ए से ज्यादा विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, बी की। तो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सुनो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, बी की। मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, बी की तरफ। तो मैं ऐसा करके लिख सकता हूं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर दिए, बी की तरफ। और हम जानते हैं कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो देखो इससे इलेक्ट्रॉन का इस पर पॉजिटिव और इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। चल बात समझ में आ गई। अगले स्टेप को हम मैं ये मान के चलता हूं क्या इस सी की विद्युत ऋणता, इस सी की विद्युत ऋणता डी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बातें हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सी की तरफ। तो आप लोगों को पता है इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो मेरी बात, रिएक्शन करने का मैंने आप लोगों के लिए क्या पैटर्न बताया, मैंने ये पैटर्न बताया रिएक्शन करने का आप लोगों के लिए कि प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि प्लस प्लस से नहीं जुड़ता, माइनस माइनस से नहीं जुड़ता। हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि समान आवेश सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपल्सन करते हैं, और अपोजिट चार्ज विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो ए को तो किसके साथ जोड़ दो, सी के साथ, और बी को किसके साथ जोड़ दो, डी के साथ। तो पूरा फोकस मेरे ऊपर कर देना। देखो ए को किसके साथ जोड़ दो, सी के साथ, और बी को किसके साथ जोड़ दो, डी के साथ। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता है ये हमारा कौन हो गया, प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट के अलावा एक्स वाई जेड कोई भी चीज हमारी बाहर निकलेगी उसको लिख देंगे अदर। अदर का मतलब अन्य। भाई प्रोडक्ट बन गया, उसके अलावा कुछ और जो चीज बाहर निकलेगी प्रोडक्ट के अलावा उसको अदर में शो कर दो। तो ये तो कौन हो गया आपका प्रोडक्ट, ये तो कौन हो गया आपका प्रोडक्ट, और ये लिख देना अदर मतलब अन्य।
प्रोडक्ट के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा मतलब अदर। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इस तरीका से एक रिएक्शन के यहाँ पर कितने स्टेप हो गए? 4। देखो, क्रियाधार, अभिकर्मक, कौन हो गया? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अलावा अदर, ठीक है ना। तो क्रियाधार और अभिकर्मक दोनों को मिलाकर मैं क्या बोलता हूँ? क्रियाकारक, ठीक है। क्रियाधार और अभिकर्मक दोनों को मिलाकर मैं क्या बोलता हूँ? क्रियाकारक। ये हो गया प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट के अलावा एक्स वाई जेड जो भी चीज आपकी बाहर निकलती है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं रिएक्शन की एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले लूंगा। ये तो मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिया, फिर एटमों पर यूज कर लेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्शन को करते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया, प्लस माइनस से तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो, ठीक है ना। ज्यादातर लगभग 60-70-80% तक रिएक्शन ऐसी होती है, प्लस माइनस में तोड़ के जोड़ दो, ज्यादातर अपनी रिएक्शन हो जाती है। क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है आयनिक टाइप की होती है। आयनिक टाइप का मतलब प्लस माइनस में तोड़ो और एक दूसरे से जोड़ दो। प्लस माइनस में कैसे तोड़ते हैं कि जिसकी विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी कम होती है उसके कंपेयर में उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोली है कि यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। यहाँ पर ए बी किसके साथ, यहाँ पर ए किसके साथ जुड़ा हुआ? बी के साथ। और सी किसके साथ जुड़ा हुआ? डी के साथ। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट का निर्माण हुआ तो ये ए तो किसके साथ जुड़ गया? सी के साथ, और ये बी किसके साथ जुड़ गया? डी के साथ। इसका मतलब ऐसे बोल दूं कि इन बंदों को तो मैं पुराने बंद बोल दूं और इन बंदों को मैं नए बंद, मतलब इनको तो ओल्ड बॉन्ड बोल दूं और इनको न्यू बॉन्ड बोल दूं। क्यों बोल दूं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ए किसके साथ जुड़ा हुआ? बी के साथ, और सी किसके साथ जुड़ा हुआ? डी के साथ। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर ए किसके साथ जुड़ गया? सी के साथ, और बी किसके साथ जुड़ गया? डी के साथ। इसका मतलब ये बंद थे, ये बॉन्ड थे, ये तो आपके पुराने बंद हो चुके हैं, पुराने बंद। और आप लोगों को पता है कि पुराने बंद जब टूटते हैं, क्लीवेज होते हैं, तो किन का निर्माण होता है? नए बंदों का। तो यहां पर लिख दो आप नए बंद, नए बंद मतलब न्यू बॉन्ड। आगे नहीं बात सुनिए, ये बंद आपके पुराने हो चुके हैं, और कॉमन सी बात है जब पुराने बंद टूटते हैं तो किन का निर्माण होता है? नए बंदों का निर्माण होता है, न्यू बॉन्डों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो सुनो मेरा, और एक एरो पर जो भी आप कैटलिस्ट, टेम्परेचर, सनलाइट जो भी लिखना चाहते ये एरो पर लिख सकते हो कि रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, या जिसकी भी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, जो भी आप कंडीशन ले रहे हो उसको हम किस पर शो करते हैं? एरो पर। भाई जो भी हम कंडीशन के रिएक्शन टेम्परेचर की प्रेजेंस हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस हो रही है, कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज हम किस पे लिखते हैं? एरो पर। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बात बोली है कि ये बंद तो आपके कौन हो चुके हैं? पुराने, और ये वाले बंद कौन से हो चुके हैं? आपके नए। तो रिएक्शन की डेफिनेशन निकल कर सामने आ गई। क्या समझना कि पुराने बंदों के टूटने तथा नए बंदों के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। पुराने बंदों के टूटने तथा नए बंदों के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिएक्शन। मतलब ओल्ड बॉन्ड के क्लीवेज और न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। एक बार फिर देख लेना, पुराने बंदों के टूटने तथा नए बंदों के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। ओल्ड बॉन्ड के क्लीवेज और न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब एक बार फिर ना, ये बॉन्ड कौन से थे? आपके पुराने। ये पुराने बंद जब टूटे थे तो किनका निर्माण हुआ था? नए बंदों के। तो पुराने बंदों के टूटने तथा नए बंदों के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं, मतलब अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? अभिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शन बोलते हैं या क्या बोलते हैं? उसको हम अभिक्रिया बोलते हैं। सुना मेरी बात ध्यान से। तो यहां तक तो हमारी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब एक चीज और बता देता हूं, ये स्टेप कौन सा? क्रियाधार, और ये कौन है? अभिकर्मक। तो बेटा एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, ये क्रियाधार जो सबस्ट्रेट होता है इसकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता कम होती है, और ये आपका अभिकर्मक होता है इसकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एक बार फिर सुन लेना, ये क्रियाधार है ना, इसकी क्रियाशीलता कम होती है, और आपका ये अभिकर्मक होता है इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट की कम होती है, और आपका ये रिएजेंट है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो रिएक्शन पहले करता है। इसका मतलब ये निकला कि क्रियाधार कभी भी अभिकर्मक से रिएक्शन करने नहीं जाता, ये अभिकर्मक रिएक्शन करने किससे जाता? क्रियाधार से। क्यों करने जाता है? क्योंकि आपको अभी क्या बात बोली है कि क्रियाधार की रिएक्टिविटी तो क्या होती है? कम, और अभिकर्मक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, क्रियाधार अभिकर्मक से रिएक्शन करने को नहीं जाता, ये अभिकर्मक रिएक्शन करने किससे जाता? क्रियाधार से। मतलब ये रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये रिएक्शन करने किससे जाता? सबस्ट्रेट से। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है ना। और आप लोग जानते हो कि ये अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं? 2, जिनको आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोलते हो, जो हमारे सिलेबस में भी प्रेजेंट है। एक बार सुन लो भैया ध्यान से, ये आपका जो अभिकर्मक है, रिएजेंट कितने टाइप का होता है? 2, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जो हमारे सिलेबस में भी प्रेजेंट है।
हैं। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोफाइल को किससे शो करते हैं, पॉजिटिव से, और न्यूक्लियोफाइल को किससे शो करते हैं, नेगेटिव से। मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो ये इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो हम जानते हैं कि माइनस के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो कॉमन सी बात है ये इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा जिस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा जिस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर तो लेना, क्रियाधार रिएक्शन अभिकर्मक से करने नहीं जाता, ये अभिकर्मक रिएक्शन किससे करता है, क्रियाधार से। और ये अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव से शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिव से शो करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समान चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन, प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये पूरा मैंने रिएक्शन का बेसिक बता दिया आप लोगों के लिए। अब एक काम करते हैं, एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं। सॉरी, कॉमन एग्जांपल तो मैंने ले लिया, अब एक इसको एटमों पे सेट करके बता देता हूं कि रिएक्शन किस तरीका से करते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको मैं मिटा दूं, आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई। अगर कोई प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। मेरा मोबाइल नंबर आप सभी के पास प्रेजेंट है, लिखे हुए ऊपर, ठीक है ना। आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आप मुझे कॉलिंग कर लो, आपको जरूर रिप्लाई, या फिर आप मैसेज कर दो नीचे जो वीडियो उसके नीचे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा मैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, अभी मैं रिएक्शन का एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। एटमों पर अप्लाई करके एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि आपकी ये भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो सुना मेरी बात ध्यान से, देखो भैया मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कौन हो गया आपका RX, ठीक है ना। एग्जांपल ले लिया मैंने, ये हो गया आपका RX, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, वाटर के साथ। और मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई, सपोज करो कोई आप लोगों से ऐसे बोला कि भाई इस रिएक्शन को आप करके बताओ, किसी ने आपको ये रिएक्शन दे दी और आप इसको करके बताओ, तो आप तुरंत अपनी वाली ट्रिक यूज कर लेना कि सर ने क्या बात हो रही है कि प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। कैसे प्लस माइनस में तोड़ेंगे, इधर देख लो। देखो भैया सुनो, ये कौन होता है, एल्किल ग्रुप, और ये कौन होता है, हेलोजन। और हम जानते हैं, देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, ये कौन होता है, एल्किल ग्रुप, और ये कौन होता है, हेलोजन। हम जानते हैं हेलोजन की विद्युतता ये एल्किल ग्रुप में कौन होता है, कार्बन, इससे ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हेलोजन की तरफ। तो इस पर तो पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। अब आप लोग जानते हैं वाटर, ये वाटर का फॉर्मूला होता है H2HOH, लिख दो, खोल के लिख दिया, ठीक है ना। वाटर का फॉर्मूला होता है, वाटर किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। तो देखो इस पर प्लस और इस पर माइनस, हो गई रिएक्शन। क्या कि प्लस को तो किससे जोड़ दो, माइनस से, माइनस को किससे जोड़ दो, प्लस से। तो देखो इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, जोड़ दो, ये हो गया आपका ROH। इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, ये होगा आपका HX। जो भी चीजें वो बाहर निकल जाएगी। अब सुनो मेरी बात, इन स्टेप को क्या बोलूंगा, आपको अभी बता दिया मैंने। इसको क्या बोलोगे, क्रियाधार। इसको क्या बोलेंगे, क्रियाधार मतलब सबस्टेट। इसको क्या बोलेंगे, अभिकर्मक मतलब रिएजेंट। इसको बोलो क्या बोलो, क्रियाधार मतलब सबस्टेट, इसको अभिकर्मक मतलब रिएजेंट। इन दोनों को मिलाकर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट। क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट। और आपको पता है ये कौन हो गया अपना प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ये कौन हो गया प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका अदर, XYZ, जो चीज भी आपकी ये चीज बाहर निकल जाए, कहने का मतलब प्रोडक्ट अपना ये होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो फिर वही डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर R किसके साथ जुड़ा हुआ है, X के साथ, और H किसके साथ जुड़ा हुआ है, OH के साथ। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में R किसके साथ जुड़ा है, OH के साथ। तो पुराने बंधों के टूटने तथा नए बंधों के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इस स्टेप को क्या बोलते हैं, क्रियाधार। इसको क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। ये प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, और जो भी XYZ चीज बाहर निकलनी होती है उसको हम किससे शो कर देते हैं, अदर से, मतलब अन्य, ठीक है। तो ये तो रिएक्शनों का बेसिक हो गए। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, रिएक्शन तो सर समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बता दी। पुराने बंधों के टूटने और नए बंधों के बनने की प्रक्रिया को हम अभिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शन में 4 स्टेप होते हैं, क्रियाधार, अभिकर्मक, इनको क्रियाकारक बोलते हैं। ये प्रोडक्ट का निर्माण करते हो, जो भी XYZ चीज बाहर निकलनी होती है वो निकल जाते हैं, ठीक है ना। और आपने सर ये भी बताया कि अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, 2, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है ना। लेकिन सर अभिक्रिया के टाइप कितने होते हैं भाई, ठीक है, रिएक्शन तो समझा दी, लेकिन अगला ये पढ़ते हैं कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रिएक्शनों के कितने टाइप होते हैं। तो उस चीज के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो अगली हेडिंग इसी को डाल देता हूं, अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। अब हेडिंग डालते हैं अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन। अगली की बात करते हैं अभिक्रिया के प्रकार मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं हम लोग।
केमिस्ट्री में कितने टाइप की रिएक्शन होती है, तो इसको पूरे को मिटा देता हूँ मैं आपको। देखो ये मिटा दिया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगला टॉपिक है अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान। अभिक्रिया के प्रकार मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो सुनो मेरी बात। अपनी केमिस्ट्री में रिएक्शन कितने टाइप की होती है? दो। एक तो होती है रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है नाभिकीय अभिक्रिया। मतलब एक तो केमिकल रिएक्शन होती है और एक कौन सी होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन। एक बार फिर सुनिए ना, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है नाभिकीय अभिक्रिया। मतलब एक तो केमिकल रिएक्शन होती है और एक कौन सी होती है? अपनी न्यूक्लियर रिएक्शन। एक बार फिर सुनिए ना, रिएक्शन कितने टाइप की होती है? दो। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन और नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों ही हमारे सिलेबस में प्रेजेंट है। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन तो इसी यूनिट में प्रेजेंट अभी डिस्कशन करूंगा, और नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी यूनिट है? 5वीं यूनिट। वहां पर मैं डिस्कशन करूंगा नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में कि नाभिकीय अभिक्रिया कितने टाइप की होती हैं। इस यूनिट में मैं किसकी बात करूंगा? रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शनों की। और जब यूनिट इनऑर्गेनिक की 5वीं पढ़ाऊंगा तब हम किसकी बात करेंगे? नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। वो उसकी केमिस्ट्री भी बहुत शानदार है। नाभिकीय अभिक्रियाओं की जो केमिस्ट्री है बहुत ही स्टूडेंटों को पता नहीं क्यों टफ लगती है, इतनी शानदार केमिस्ट्री जब मैं उसको पढ़ाऊं तब देख लो बिल्कुल उसको पुर्जा पुर्जा खोल दूंगा, उसके बहुत शानदार तरीका से एक्सप्लेन करूंगा कि वो नाभिक अभिक्रिया को, क्योंकि स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है नाभिक अभिक्रिया कम समझ में आती है। नाभिकीय अभिक्रिया को न्यूक्लियर रिएक्शन को कैसे पढ़ाते हैं मेरे इनऑर्गेनिक के लेक्चर देखना जब मैं यूनिट 5 पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इस यूनिट में तो मैं किसकी बात करूंगा? रासायनिक अभिक्रिया की मतलब केमिकल रिएक्शन की। चलो ठीक है, कर लेते हैं बात। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोलते हैं अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिनको आप क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। एक तो कौन सी होती है? रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, और एक होती है नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया और नाभिक अभिक्रिया। तो एक तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन और एक कौन सी होगी? नाभिक अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सबसे पहले तो यही चीज समझते हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिक अभिक्रिया, नाभिक अभिक्रिया। आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया और नाभिक अभिक्रिया कहते किसको है? इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो चीज मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन होती है और नाभिक अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन होती है। तो इधर देखो आप लोग, देखो रासायनिक अभिक्रिया और नाभिक अभिक्रिया के डेफिनेशन को बताने से पहले मैं परमाणु की स्ट्रक्चर बताता हूं, और परमाणु की स्ट्रक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन होती है और न्यूक्लियर अभिक्रिया मतलब नाभिकीय अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन होती है। तो खूब जानते हैं, नवीं 10वीं क्लासों से जानते हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है खूब जानते हैं। बीच में कौन होती है? नाभिक होती है। उसके चारों ओर जो सेल होते हैं उनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये कौन होते हैं? अपने कोष होते हैं, सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। इनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन होती है? अपनी नाभिक। नाभिक में खूब जानते हो, ये बीच में कौन होती है? नाभिक होती है, मतलब न्यूक्लियस होती है जिसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं एटम का, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, इसमें कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आगे नहीं मेरी बात सुनिए, देखो सुनो, नाभिक के अंदर कौन होते हैं? ये कौन होगा? परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु की संरचना, चित्र मतलब डायग्राम, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कौन हो गई? अपनी नाभिक। नाभिक के पास कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों कोष होते हैं, सेल होते हैं, उनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और आप सुनो बेटा ध्यान से, मैं डेफिनेशन देता हूं रासायनिक अभिक्रिया और नाभिक अभिक्रिया की। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, समझना ध्यान से, क्या वे अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और वे अभिक्रिया नाम से पता लग रहा है कि वे अभिक्रिया जिनमें नाभिक भाग लेती है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? नाभिक अभिक्रिया। एक बार फिर सुन लेना, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो। रासायनिक अभिक्रिया और नाभिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। दोनों की डेफिनेशन दे रहा हूं परमाणु संरचना में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि वे अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और वे अभिक्रिया जिनमें नाभिक या न्यूट्रॉन प्रोटॉन भाग लेते हैं उनको बोलते हैं नाभिक अभिक्रिया। नाम से पता लग रहा है, नाभिक अभिक्रिया। इसका मतलब कौन भाग लेती है? नाभिक। और नाभिक में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये निकला कि जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनको तो हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और जिनमें नाभिक भाग लेते हैं उनको बोलते हैं नाभिक अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रिया
मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। एक बार फिर देख लेना, जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, और जिनमें नाभिक या न्यूट्रॉन प्रोटॉन भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। और मैंने ये बात बोल दी कि नाभिकीय अभिक्रियाओं को यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, इसका करूंगा यूनिट नंबर 5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैं डिस्कशन करूंगा वो किसका करूंगा, रासायनिक अभिक्रिया का। कितने टाइप की होती है ये हमारे इस सिलेबस में, इस यूनिट में दे रखी है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई। इसका मतलब ये बात समझ में आई आपके, कि आपको अभिक्रिया समझ में आ गई, अभिक्रिया के प्रकार समझ में आ गए, कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया, किनको बोलते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। दूसरी कौन सी होती है, नाभिक अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिनमें कौन भाग लेते हैं, नाभिक या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसकी बात हम किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 में। अब मैं किसकी बात कर देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया की, मतलब केमिकल रिएक्शनों की, जिनमें कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होती है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं पूरे को मिटा देता हूँ, मैं बात करता हूँ रासायनिक अभिक्रिया की, मतलब केमिकल रिएक्शन की, ठीक है ना। टाइप बता देता हूँ, फिर आगे जाके इसका डिटेल से डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो कर लो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया मतलब कौन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिनमें कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। चलो ठीक है भैया, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया मतलब कौन, केमिकल रिएक्शन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या देखो, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। समझ लो, ऐसी बात नहीं पहली बार सुन लो, ये आपने 11th में और 12th में सुन रखी है। मैं चारों को लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 4। रासायनिक अभिक्रिया की मैंने डेफिनेशन क्या बोली है, कि जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जो कितने प्रकार की होती है, 4। चारों को मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। तो देखो सुनो मेरी बात, एक तो होती है अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होती है अपनी योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया जिसको आप क्या बोलते हो, एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया जिनको हम क्या बोलते हैं, एडिशन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तीसरी अपनी कौन सी होती है, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया जिसको क्या बोलते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और लास्ट एंड फाइनल जो होती है अपनी पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास अभिक्रिया मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पुनर्विन्यास अभिक्रिया मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इधर देखो भैया ध्यान से, देखो सुनो मेरी बात, इधर देखो, रासायनिक अभिक्रिया हमारे कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की हो गई। रासायनिक अभिक्रिया हमारे कितने प्रकार की हो गई, 4 प्रकार की हो गई, ठीक है ना। मैं 1 मिनट इंक कर लेता हूँ इसमें। देखो सुनो, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हमारे कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। और पुनर्विन्यास अभिक्रिया मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये 4 प्रकार की होती है और चारों टाइप हमारे इस यूनिट में प्रेजेंट है। कहने का मतलब अपने सिलेबस में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अभी तो मैं इनका बेसिक बता रहा हूँ, जैसे जैसे ये यूनिट बढ़ती जाएगी, जब इनका डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज का एनालिसिस करेंगे। इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, और इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। अभी तो मैं थोड़ा बेसिक चीजें बता रहा हूं, जैसे इनके कंप्लीट टॉपिक आएंगे फिर वहां पर जाकर हम इनका डीपली अध्ययन करेंगे, बिल्कुल गहराई में जाकर अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे नहीं मैं बात सही है, अभी तो फिलहाल में इतना ही मतलब रखो कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 4। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, योगात्मक एडिशन रिएक्शन, विलोपन रीअरेंजमेंट, विलोपन एलिमिनेशन रिएक्शन, और पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज और बता देता हूं कि ठीक है, ये तो समझ में आ गए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझ में आ गए। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि कितने प्रकार की होती है, तो बेटा वो होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है आयनिक क्रियाविधि और एक होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि। इस चीज को बता देता हूं, तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जो मैं लूंगा वो है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि,
रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आयनिक क्रियाविधि और एक होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि, मतलब आयनिक मैकेनिज्म, और एक होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो देखो, इसकी इंग्लिश है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। इधर देखो भैया, ध्यान से समझना। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि कितने प्रकार की बताइए? दो प्रकार की। एक तो होती है आयनिक क्रियाविधि और एक होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि, मतलब एक तो आयनिक मैकेनिज्म और एक होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर इसके बाद इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं। जितनी भी चीजें ले रहा हूं मैं बहुत ज्यादा बेसिक से ले रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बेसिक से ले रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे यूनिट में एंटर होता जाऊंगा उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी आपको यूनिट, बहुत ही ज्यादा मजा। और जिन स्टूडेंटों को केमिस्ट्री टफ लगती है, बहुत से बोलते हैं कि भाई केमिस्ट्री टफ लगती है केमिस्ट्री, बेटा ऐसे ही लोगों से पढ़े होंगे आप लोग। केमिस्ट्री पढ़ाते कैसे हैं और केमिस्ट्री समझ में कैसे आती है, ये सारी चीज आप देखते चलो आप लोग, ठीक है ना। लगभग 15-20 दिन के बाद तो खुद को एनालिसिस होने लग जाएगा कि हाँ वास्तव में कोई पढ़ा रहा है केमिस्ट्री, ठीक है ना। बिल्कुल, जिस केमिस्ट्री को आप टफ समझते हो उस केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि आप ये बोलने लग जाओगे वास्तव में यार केमिस्ट्री बहुत शानदार सब्जेक्ट है। अब तक आपको टफ क्यों लगती थी बेटा? ऐसे लोगों से पढ़ोगे तो ऐसा ही समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो केमिस्ट्री कैसे समझ में आती है। कुछ दिनों के बाद, लगभग 10-15 दिन के बाद आप लोग देखना केमिस्ट्री आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। और समझ में क्यों आएंगी? क्योंकि आप लोग देख लो, मैं एक टॉपिक को बिल्कुल जड़ से उठा रहा हूँ, बिल्कुल जमीन से उठा रहा हूँ, ठीक है ना। जिससे जितना ज्यादा बेसिक लूंगा टॉपिक उतनी ज्यादा क्लियर होंगे और सब्जेक्ट को पढ़ने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ किसकी, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि कितने प्रकार की होती है? दो। सुनो बेटा ध्यान से, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आयनिक क्रियाविधि, मतलब आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक क्रियाविधि, आयनिक मैकेनिज्म, और एक होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये तो हो गई आयनिक मैकेनिज्म और ये हो गई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो मैं पहला ले रहा हूं आयनिक क्रियाविधि। क्या आयनिक क्रियाविधि किसको बोलते हैं? आयनिक क्रियाविधि का मतलब क्या है, ठीक है ना। आयनिक क्रियाविधि मतलब आयनिक मैकेनिज्म। तो देखो सुनो मेरी बात, आयनिक मैकेनिज्म को तो नाम से ही पता लग रहा, आयनिक मतलब आयन। तो आपको पता है केमिस्ट्री में आयन कितने होते हैं? दो। एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। मतलब एक तो कौन होता है कैटायन, एक कौन होता है एनायन। मतलब एक तो कौन होता है पॉजिटिव और एक कौन होता है नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई भाई? आयन दो ही तो होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो आयनिक क्रियाविधि मतलब जिनमें आयन बनेंगे, और मुक्त मूलक क्रियाविधि जिनमें कौन बनेंगे? फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। वो कैसे बनेंगे अभी बता देता हूं। पहले आयनिक क्रियाविधि को बता देता हूं कि आयन किस तरीका से बनते हैं। तो देखो एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने ले लिया AB, ठीक है ना। मैंने AB एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। आप अच्छी तरीका से जानते हो। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना। इस बॉन्ड से ए भी जुड़ा है और बी भी जुड़ा है। इसका मतलब दोनों ही एटम आपके अपोजिट है। ए एक अलग चीज है, बी एक अलग चीज है। अरे भाई सेम तो नहीं है। तो इसका मतलब तो ये निकला कि दोनों की विद्युतता भी अलग होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ए से ज्यादा विद्युतता किसकी है? बी की। अपनी तरफ से मान रहा हूं कि ए से ज्यादा विद्युतता किसकी है? बी की, ठीक है ना। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? बी की तरफ। तो देखो जैसे ही आप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को बी की तरफ शिफ्ट करोगे तो कॉमन सी बात है, ए पर तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और बी पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। मतलब आपके क्या बन गए? आयन बन गए, इसलिए उसको आयनिक मैकेनिज्म बोल रहा हूं। लेकिन आपका क्वेश्चन ये हुआ कि ठीक है सर, बात मान ली आपकी कि ए और बी, और आपने बोल दिया कि बी की विद्युतता ए से ज्यादा होती है, ठीक है, कॉमन सी बात है। तो बी की विद्युतता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी की विद्युतता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उस पर नेगेटिव चार्ज गया, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के कंपेयर में कम होती है, तो सब पॉजिटिव आ गया, ठीक है सर, बात मान ली। लेकिन सर एक बात बताओ, आप ये बोल रहे हो कि ए की विद्युतता ज्यादा होती है, ये भी तो हो सकता है, सॉरी बी की विद्युतता ज्यादा होती है, सर ये भी तो हो सकता है, ए की भी तो ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसे कर दो, या और इस तरीका से लिख सकते हो,
ए बी, ठीक है ना। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, ए की विद्युत ऋणता भी ज्यादा हो सकती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ घुमा दो। भाई अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं कि बी की विद्युत ऋणता ए से ज्यादा है, लेकिन ए की भी तो ज्यादा हो सकती है, तो ए की ज्यादा हो सकती है, तो ऐसे लिख दो। अब आपको पता है ए पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव और बी पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी, उस पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव। यहां पर मैंने बी की विद्युत ऋणता को ज्यादा माना था, इसलिए ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव, और यहां पर मैंने ए की विद्युत ऋणता को बी से क्या माना था ज्यादा, तो कॉमन सी बात है ए पर नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने इस मैकेनिज्म को शो किया तो क्या बन रहे हैं, आपके आयन बन रहे हैं। अरे आयन दो ही तो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपके आयन बन रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, आयनिक मैकेनिज्म, मतलब आयनिक क्रियाविधि। मेरी बात समझ में आ गई ना। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, देखो एग्जांपल ले लो, एग्जांपल जैसे कि आपका HCl, HBr और HI, अच्छे और ETC कर देना एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखो HCl, H एक अलग चीज है, Cl एक अलग चीज है, H अलग चीज है, Br एक अलग चीज है, H अलग चीज है, I एक अलग चीज है, तो कॉमन सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिस पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव। एक बार फिर बता देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत ऋणता की डेफिनेशन क्या होती है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरी बात समझ में आ गई। तो आयनिक क्रियाविधि में आपके आयन बन गए, एक तो पॉजिटिव बनेगा और एक कौन बनेगा, नेगेटिव। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं बात कर लेता हूं मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल क्रियाविधि की, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आयनिक क्रियाविधि में क्या बनेंगे, आयन, और मुक्त मूलक क्रियाविधि में क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनेंगे। कैसे बनेंगे, इधर देखो आप लोग, दूसरी मैं क्रियाविधि ले रहा हूं आप लोगों की, दूसरी क्रियाविधि ले रहा हूं मुक्त मूलक क्रियाविधि, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरी क्रियाविधि मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इधर देखो भैया, ये देखो, सुनो मेरी बात। अगली कौन है, मुक्त मूलक क्रियाविधि, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इधर देखो, ध्यान से समझना आप लोग। देखो अब की बार मैं क्या करता हूं, पहले दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने डिफरेंट रखी थी, ए को अलग माना था, बी को अलग माना था। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं कि देखो मैंने दोनों को सेम कर दिया, ये बॉन्ड है बीच में, और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हो, ठीक है ना। और दोनों एटम मैंने ए जोड़ दिए, मतलब इस बॉन्ड से मैंने इधर भी ए जोड़ दिया और इधर भी जो ए जोड़ दिया। इसका मतलब तो ये निकला कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कोई भी नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जितनी विद्युत ऋणता, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ए की है, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ए की है। इसका मतलब दोनों की विद्युत ऋणता क्या होती है, समान। और बॉन्ड से जुड़े होने पर दोनों की विद्युत ऋणता जब समान होती है, तो आपको पता है उस कंडीशन में क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। बंटवारा इसलिए होगा क्योंकि जितनी पावर ए के पास है, उतनी ही पावर इस ए के पास है। वहां पर तो डिफरेंट था भाई, ए की ज्यादा मान रहे थे, ए की कम मान रहे थे, क्योंकि ए बॉन्ड से ए और बी, तो ए एक अलग चीज है, बी एक अलग चीज है, तो वहां पर तो दोनों डिफरेंट थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर इधर भी ए है, इधर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की विद्युत ऋणता बिल्कुल बराबर होती है, और ऐसी कंडीशन में बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, बंटवारा होता है। बंटवारा होता है, इसका मतलब आपको होता है बंध के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो इसको दे दो, एक इसको दे दो, क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन को कोई तोड़ नहीं सकता। जितनी पावर ये लगाया उतनी पावर ये लगाएगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब विद्युत ऋणता बराबर होती है, तो ऐसी कंडीशन में बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, बंटवारा होता है। दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट हुई स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, मतलब फ्री रेडिकल। तो देखो बेटा, इधर देखो, देखो एरो बनाने के भी तरीके होते हैं, उल्टा सीधा एरो मत बना देना। वहां पर कंप्लीट रूप से ऐसा एरो बनाया, क्यों बनाया था ऐसा एरो, क्योंकि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लिया था, और अब दो इलेक्ट्रॉन नहीं लग रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, एक। तो एरो इसी तरीका से बनाना, देखो एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एरो ये बनाया है मैंने,
एरो ये क्यों बनाया है? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर एसो एरो बनाना, 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर एसो एरो बनाना, ठीक है ना। और इस एरो को इस तरीका से शो कर दो, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब ये जो स्पीशीज बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक, मतलब फ्री रेडिकल। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? आपका फ्री है, किसी से भी रिएक्ट हो सकता है, ये किसी से भी रिएक्ट आपका हो सकता है। तो इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्यों बोला फ्री रेडिकल? क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बनने वाली स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल। इनके भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले लिया भैया एग्जांपल H2, ये कौन हुआ है? H2। उसके बाद कौन ले लो अपने Cl2, Br2, I2 और ETC कर देना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखो बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल बंटवारा होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक बॉन्ड से इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक तो ये हाइड्रोजन ले लेगा, एक ये हाइड्रोजन ले लेगा। कहने का मतलब ये हुआ 100 बातन की एक बात, पूरे टॉपिक का निचोड़ ये हुआ कि बंद से अगर समान एटम जुड़े हुए हैं, सेम एटम जुड़े हुए हैं, तो मुक्त मूलक बनेंगे, जिनको आप फ्री रेडिकल बोलते हो। और अगर बॉन्ड से अपोजिट एटम जुड़े हुए हैं तो वो आपके बनेंगे आयनिक, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभिक्रिया कितने, अभी की रासायनिक अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो आयनिक क्रिया विधि होती है, एक मुक्त मूलक, मतलब एक तो फ्री रेडिकल होती है और एक कौन सी होती है? आयनिक मैकेनिज्म। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बात समझ में आ गई। अब जो अगला टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, अगला लेक्चर में किसको लूंगा? बंध का विखंडन। ये आ गया ना आप लोगों को समझ में? सीधा सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं बंध का विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। अगला टॉपिक हम कौन सा ले रहे हैं? बंध का विखंडन मतलब बॉन्ड क्लीवेज। तो देखो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, बंध का विखंडन, बंध विखंडन, बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। बंध का विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बंध का विखंडन, बॉन्ड का क्लीवेज में नेक्स्ट लेक्चर जो अपना लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें बात करेंगे। बंध का विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज अपना 2 नंबर का लेक्चर होगा, उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आप लोग आराम से बिल्कुल सारी चीजों को देख लेना, ठीक है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपकी मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री को टिप्सों पर करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से। ये तो आप लोग मेरे पहले लेक्चर से समझ होंगे, मेरे जो सिलेबस एनालिसिस किया वहां से देख लो, इसको देख लो। आप मेरे एक एक लेक्चर का एनालिसिस कर लेना, बिल्कुल बहुत शानदार तरीका से पूरे लेक्चर है, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो जितने भी बीएससी फर्स्ट ईयर के इस वक्त मुझे स्टूडेंट देख रहे हैं, अपने जितने भी फ्रेंड है कॉलेज के, कोचिंग के, जहां जहां पर आपके टच में है और जो टच में नहीं है, उन सभी के बीच में लिंक को शेयर कर देना। जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं सबके बीच में आप लिंक को शेयर कर देना, ठीक है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों तक वीडियो पहुंच जाए और सभी बच्चों का भला हो जाए, ठीक है ना। फिर इधर उधर करवा के ऐसे ही प्रॉब्लम झेलते रहेंगे पूरी साल, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ऐसे बोलते रहेंगे। इसलिए सभी प्रॉब्लमों का एक ही सॉल्यूशन है, बिल्कुल आप जॉइन कर लो अच्छी तरीके से, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीका से करवा दूंगा। और केमिस्ट्री इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी आपके टच में नहीं है, टच में, सबके बीच में लिंक को शेयर कर देना। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो आप लोग जानते हो सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता, आपको पता है। आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाने वाला और मेरी जेब में कुछ नहीं आने वाला। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम जो वीडियो डालेंगे वो उसकी नोटिफिकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। आगे नहीं बात समझ में? बाकी का सब्सक्राइब करने से, चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कोई लॉस नहीं हो रहा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बस इससे ये होगा कि आपका और मेरा कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन ऐसा बन जाएगा, मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको पता लग जाएगा सर ने आज वीडियो डाला है। तो जितने भी स्टूडेंट है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब करने से ना आपका कुछ जा रहा, ना मेरे पास कुछ आ रहा, बस हम लोगों का और आप लोगों को एक कनेक्शन बन जाएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे आप लोगों तक अपनी नोटिफिकेशन या अपनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सर ने वीडियो आज डाल दिया, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट है चैनल को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंडों में शेयर कर देना। इस बात को तो भूल ही मत जाना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।